हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक, दो चार्जेस है हमारे पास, तो उन दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तो इससे पहले लेक्चर में हमने किया है कि हमारे पास सिंगल चार्ज था, उस सिंगल चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पर डिनोट कर देते हैं एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को। तो अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम मान लो ये ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को ए से शो कर देते हैं, इसको बी से। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या लिया है, हमने दो पॉइंट लिए हैं, तो ये ओरिजिन है। तो इस पॉइंट ए की डिस्टेंस इस ओरिजिन से हम इस पोजीशन वेक्टर r1 से डिनोट कर देते हैं, OB को हम पोजीशन वेक्टर r2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये ए और बीच की डिस्टेंस है, ए और बीच के डिस्टेंस है, इसको हम कह देते हैं r12। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या लिया, हमने दो पॉइंट लिए हैं ए और बी। तो ओ ए है r1, यानी पोजीशन वेक्टर इसका r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और ए बी की जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट कर दी हमने, r12 से डिनोट कर दी। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया है? तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, दो चार्जेस हैं, हमारे पास। तो मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो आपको बता देता हूँ कि एक तो Q2 चार्ज मान लो ये है, ठीक है, और दूसरा चार्ज है मेरे पास Q1। ये दो चार्जेस है मेरे पास, एक को Q1 कह दिया हमने, दूसरे को कह दिया Q2। तो अब देखिए हमें क्या करना है, बेसिकली एक चार्ज को हमें एक पॉइंट पर लाना है। मान लो Q1 चार्ज को हम ए पॉइंट पर लाते हैं। तो अब देखिए इसको हम जब लेकर आए तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए आप चाहे इसको इस पाथ से लेकर आइए, या आप इस पाथ से लेकर आइए, या आप इस पाथ से लेकर आइए, तो वर्क डन उस केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, वर्क डन सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इस चार्ज को हम कहां ले आए, ए पॉइंट तक ले आए। शुरू में कहां पर रखे हुए थे, इंफिनिटी पर। कहां पर थे ये, इंफिनिटी पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये शुरू में कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो अब Q1 चार्ज को हम कहां पर ले आए, ए पॉइंट पर ले आए, ए पॉइंट तक ले आए। तो अब देखिए जब हम इस Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आए थे, तो यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, पहले से कोई चार्ज यहाँ पर नहीं था। तो इसीलिए जब हम इसको यहाँ तक लेकर आए हैं ना, तो हमने किसी भी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। इस बात को समझिए कि देखिए जब ये चार्ज यहाँ पर था ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब हम इसको लेकर आए ना यहाँ पर, तो हमने किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं किया है। इसीलिए जब Q1 चार्ज को हम इस ए पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो हमने जो वर्क डन किया है वो क्या है, जीरो। हमने कोई काम ही नहीं किया किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब यह है कि Q1 को जब हम लेकर आए, तो उस केस में जो वर्क डन है वो कितना है, जीरो है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, Q2 को लेकर आना है कहां तक, इस B पॉइंट तक। Q2 को क्या करना है, इस B पॉइंट तक हमें लेकर आना है। लेकिन अब क्या है कि देखो अब यहाँ पर Q1 चार्ज पहले से ही है, Q1 चार्ज है। तो जब हम क्या करेंगे, इस Q2 चार्ज को इस B पॉइंट पर लेकर आएंगे ना स्टूडेंट्स, को उस टाइम पे क्या होगा, ये जो Q1 है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस Q2 चार्ज को जब B पॉइंट पर लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ये देखो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। Q1 अगर पॉजिटिव हो तो बाहर की तरफ होगी, अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब Q2 को लेकर आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब Q1 के कारण B पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अभी तक तो मैंने आपको बेसिक सा करवाया थोड़ा सा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब देखिए जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया है कि इसमें हम करेंगे क्या। तो देखिए क्या है हमारे पास, लेट A and B are the 2 points having a position vector
R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर है R1 और R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर हैं। A1 का A का पोजीशन वेक्टर R1 है, B का पोजीशन वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, जो R2 है, ठीक है। तो OA को आप कह सकते हैं R1 है और OB को कह सकते हैं यहाँ पर R2 है। सो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज डिनोटेड बाय R12। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस जो है इसका A और B का कितना हो जाएगा, R12 से हमने डिनोट कर दिया। अगर R1 ये है, R2 ये, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं R12 से। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पर रखे हैं ये स्टूडेंट्स, प्लेस्ड एट इंफिनिटी पर रखे हुए हैं ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन चार्जेस को वन बाय वन यहां पर लेकर आना है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। तो नाउ वी हैव टू ब्रिंग चार्ज Q1 और Q2, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि Q1 को लेकर आए, Q2 को भी पहले ला सकते हैं, उससे से जो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ही बता देता हूं मैं ये बात आपको कि आप Q2 को पहले लेकर आए या Q1 को पहले लेकर आए, हमारे रिजल्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं मान लेता हूं Q1 को हम लेकर आ रहे हैं पहले। वी हैव टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। हम मान लेते हैं कि पहले हम पॉइंट, आपकी मर्जी, पॉइंट ए पर लाइए, पॉइंट बी पर लाइए, तो हमने लिख दिया पॉइंट ए पर हम जो है इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सो वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट ए तक 0 वर्क डन करना पड़ेगा आपको। जब आप पहली बार Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हो, यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो किसके अगेंस्ट काम किया हमने, किसी के अगेंस्ट काम ही नहीं किया, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कोई काम ही नहीं किया हमने। तो इसीलिए क्या है, चार्ज Q1 को जब आप लेकर आएंगे इस पॉइंट तक है, तो आपने कोई वर्क डन नहीं किया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो है चार्ज Q1 को लाने के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम चार्ज Q1 को तो लेकर आ गए, अब इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट B पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी तो होगा कि नहीं होगा। हमने इससे पहले लेक्चर में जिक्र किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो अब हमें देखिए क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं हम, जो है Q1 के कारण B पॉइंट पर कितनी होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी के ऊपर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू चार्ज Q1। तो चार्ज Q1 के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, पॉइंट बी के ऊपर। अब देखिए रिलेशन आपको अगर याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो कैसे निकालते थे, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करें तो इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो जब भी आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करें तो इसी तरीके से प्रॉपर वे में जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए जब भी हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज था हमारे पास, और पॉइंट चार्ज के कारण मान लो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली थी, डिराइव किया था रिलेशन। तो मान लीजिए डिस्टेंस अगर आर था तो बी कितना आया था, किस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, क्यू के कारण। रिजल्ट कितना आया था, डिस्टेंस कितना है आर, तो यहाँ पर डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर चार्ज लेते थे, जिस चार्ज के कारण हमने जो है पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो वो हम चार्ज यहाँ ऊपर लेते थे। तो सिमिलरली देखिए Q1 चार्ज है, डिस्टेंस R12 है, बी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखिए अब कितना आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मान लेते हैं V जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण, चार्ज Q1 के कारण कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है R12, तो
तो बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की जो आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो बी पॉइंट के ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों निकाला, हमें तो वर्क डन निकालना है या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी कहिए वो निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि Q2 चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो वर्क डन हमने इस चार्ज को यहां से लाकर इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए किया है वही क्या होगा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वही तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पता चल गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पता चल गया तो इजिली जो है आप वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वर्क डन ऑन चार्ज Q2, देखिए चार्ज Q1 के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ा 0, बट चार्ज Q2 के लिए वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q1 चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू कोई ना कोई रहेगी, तो इसीलिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब देखिए वर्क डन ऑन चार्ज ऑन ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए W से हम इसको डिनोट कर देते हैं, तो या फिर आप कहिए B से डिनोट कर देते हैं इसको। तो WB कितना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो वर्क डन है वो कितना करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो पोटेंशियल है B पॉइंट के ऊपर इनटू में किस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, Q2 चार्ज को, किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और पोटेंशियल कितना है VB है, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें VB इनटू चार्ज Q। तो अब आप कहिए ये कहां से आ गया, तो देखिए जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू या जब हमने डेफिनेशन करवाई थी तो इसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज। तो यहाँ पर इसी से आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्क डन है, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो चार्ज को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इस रिजल्ट से हमने ये रिजल्ट लिखा है। तो वीपी कितना है, वीपी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट किया तो कितना हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R12, और इनटू में क्या है Q2, तो टोटल वर्क डन हो गया ये। तो अब आप कहेंगे सर टोटल क्यों है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क डन तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा सिस्टम का, देखिए टोटल वर्क डन हो जाएगा WA प्लस WB, मेन से इस A पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया और B पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया, उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब सम हो जाएगा तो देखिए शुरू में कितना वर्क डन किया, A पॉइंट तक लाने के लिए हमने कोई वर्क डन नहीं किया है, तो वर्क डन कितना 0। अब WB की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो यानी हमारा जो टोटल वर्क डन है स्टूडेंट्स यही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो टोटल वर्क डन है वो आ जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R12, और यही वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के कारण हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। अब मैंने बताया था कि आप देखिए Q2 को पहले लेकर आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और Q1 को पहले लेकर आते तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप Q2 को पहले लेकर आते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती ना B पॉइंट पर, वो किसके कारण होती, Q2 के कारण हो जाते उस टाइम पे, ठीक है। और Q1 को बाद में लेकर आते तो Q1 को मल्टीप्लाई करवाते तो सेम रिजल्ट ही रहता, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो आई थिंक आपको ये आ गया होगा, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला है VB पर, फिर वर्क डन निकाल दिया मल्टीप्लाई करवा के, जिस भी चार्ज को हम लेकर आए हैं, Q2 चार्ज को लेकर आए हैं तो Q2 चार्ज को मल्टीप्लाई करवा दिया तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, WB आ गया। और टोटल वर्क डन क्या है, इस A पॉइंट तक लाने के लिए कितना काम किया और B पॉइंट तक हमने चार्ज को लाने के लिए कितना काम किया, दोनों का सम है, तो इसको 0, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर। तो टोटल हमारे पास वर्क डन आ गया Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R12, ठीक है। तो यही क्या है, यही पोटेंशियल एनर्जी है जो हमें कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो तीन बातें हैं, अब वो देखते हैं। पहली बात क्या है कि अगर मान लीजिए Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कब होंगे? जब क्या होंगे? लाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हैं तो उस टाइम पे U की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर, यहाँ से देखो, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी, तो यानी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपका फर्स्ट केस क्या है कि अगर इनका प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 0 है या फिर आपका ये लाइक चार्जेस हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। सेकंड केस, अगर मान लीजिए Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के केस में लेस देन 0 होएगा ना। मान लीजिए कि आपका एक चार्ज तो नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक चार्ज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या होगी? नेगेटिव ही तो होगी, तो एक लेस देन 0 हो गया। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि चार्ज कैसे हैं? अनलाइक है। चार्ज कैसे है? अनलाइक है, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उस केस में मल्टीप्लाई क्या आएगी? नेगेटिव आएगी ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर Q1 Q2 के प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मींस नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? इस रिजल्ट से पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है इसका। तो अगर मान लीजिए चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोडक्ट इनकी क्या आएगी? पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर मान ली 3 चार्जेस हों, अब क्या हमारे पास 3 चार्जेस हों, तो उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? उसकी वैल्यू अब हम इसके अंदर डिराइव करते हैं रिलेशन 3 चार्जेस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ गया होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? 3 चार्जेस हैं। तो इन चार्जेस को मैं यहाँ पर इंफिनिटी पर ही लूंगा शुरू में, तो ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। तो अब मेरे पास क्या है कि एक और चार्ज है, तो एक और चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। इनका एक और जो है भाई आ जाता है यहाँ पर, मान लो कि ये हमारे पास Q3 चार्ज है, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 चार्ज मेरे पास इंफिनिटी पर रखे हुए हैं। तो सेम वर्क करना है, तो यहाँ पर जो है ये किसके लिए है? सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास क्या है? 2 चार्जेस की बजाय 3 चार्जेस हैं। सेम है वो। हमें क्या करना है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है पहले एक चार्ज को लेकर आएंगे, फिर ये देखेंगे कि उस चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, फिर दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे, उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, फिर तीसरे चार्ज को लेकर आएंगे, उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, फिर टोटल हम क्या कर देते हैं? उनको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक तो है ए पॉइंट, क्या है? ए पॉइंट, और एक है बी पॉइंट। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं R1 है, किसी पर्टिकुलर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने पहले जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था ना, वैसे ही इसके अंदर है। तो R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, हम मान लेते हैं R2 इसका पोजीशन वेक्टर है, और एक तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं C पॉइंट कह लेते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर है R3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है इसी टाइप से आप बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था ना। तो ये Y है, ये x है, और ये z एक्सिस है। तो अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? R1 का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन से R1 है, और इसकी कितनी है? R2 है। सिमिलरली अगर आप उसकी यहाँ से देखेंगे तो R3 है, इस टाइप से है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि R1 R2 R3 क्या है यहाँ पर? दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन्स, ठीक है। तो आप ये कहें दूसरी भाषा में डिस्टेंस है ए पॉइंट की ओरिजिन से। तो इतनी बात सही है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसके अंदर, मैंने जो सिस्टम ये बनाया है ना यहाँ पर OX OY OZ,
तो ये आपकी बुक में नहीं होंगे, बट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि R1 क्या है। आपकी बुक में डायरेक्ट गिवन है R1 R2 और R3, तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया है कि R1 R2 R3 है क्या यहाँ पर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन से, उसके रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं हम। ए पॉइंट हमने ले लिया, पोजीशन वेक्टर R1। बी पॉइंट ले लिया, पोजीशन वेक्टर है इसका R2। सी पॉइंट ले लिया, पोजीशन वेक्टर है इसका R3। हम मान लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस आपस में क्या है, ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी R1 2, बी से सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स R2 3, और सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस हो जाएगी R1 3। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स। लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स A, B and C। 3 points A, B and C having position vector R1, R2 and R3 from origin O रिस्पेक्टिवली। तो ओरिजिन से जो है ये पोजीशन वेक्टर हमने लिए हैं, रिस्पेक्टिवली लिख देता हूं। इसका मतलब ए का R1 है, पोजीशन वेक्टर बी का R2 है, सी का R3 है। इतनी बात समझ में आ गई। और हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट ए बी की डिस्टेंस कितनी है R1 2। दूसरी बात BC के कितने लिए हमने R2 3। सिमिलरली AC की हमने लिया स्टूडेंट्स R1 3। इतनी बात समझ में आ गई। ये डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर जो है लिख दी है। तो ये R1 2 डिस्टेंस है AB की, BC की डिस्टेंस है R2 3 और AC की रिप्रेजेंट की हमने R1 3 से। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में से कोई भी चार्ज लेकर आना है। यहाँ पर कोई भी चार्ज हम लेकर आ सकते हैं। तो मान लो Q1 चार्ज से लेकर आएंगे यहाँ पर। तो नाउ वी हैव टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से लेकर आना है स्टूडेंट्स, तीनों कहां पर रखे हुए हैं, इंफिनिटी पर रखे हुए हैं। और किस पॉइंट पर लेकर आना है, ए पॉइंट पर। फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इतनी बात समझ में आ गई। इंफिनिटी से कहां लेकर आना है, पॉइंट ए पर। कोई भी पाथ फॉलो कीजिए, स्ट्रेट लेकर आइए, घुमाकर लेकर आइए, ऐसे लेकर आइए, ऐसे 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 कोई भी पाथ फॉलो कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वर्क डन जब हम करेंगे तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस इंफिनिटी को हमें इस पॉइंट तक लेकर आ गए। अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा, देखिए जब हम चार्ज इस Q1 को लेकर आए तो यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है तो हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन ही नहीं किया। अगर फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन नहीं किया तो इसका मतलब वर्क डन क्या है, जीरो। तो Q1 चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया है वो जीरो है। तो WA हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना है, जीरो। मीन्स Q1 चार्ज को लाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया, जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। तो सेम था ये, इसमें सेम था। अब देखिए हमें क्या करना है, Q2 चार्ज को लेकर आते हैं, सीक्वेंस में लेकर आएंगे। पहले Q1 को लेकर आए, फिर Q2 को, अब Q3 चार्ज को लेकर आएंगे सिमिलरली। तो अब देखिए Q2 चार्ज को लेकर आए, ये Q2 चार्ज है, इसको लेकर आए पॉइंट बी पर स्ट्रेट लेकर आइए, यू घुमाकर लेकर आइए या ऊपर से लेकर आइए, आपकी मर्जी है, कोई भी पाथ आप फॉलो कीजिए। ये डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो Q2 यहाँ पर ले आए। तो अब देखिए जब Q2 को हम लेकर आए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब Q1 प्रेजेंट था तो इसका मतलब क्या है, इसको लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 प्रेजेंट था तो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बनेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसके अगेंस्ट काम भी करना पड़ेगा। अगर काम करना पड़ा है तो वर्क डन क्या है, नॉन जीरो हो जाएगा उस केस में। तो अब देखिए इसको लाने से पहले यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मान लो इस चार्ज के कारण, इस Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है पॉइंट बी के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल कहां पर, एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, VB से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, मान लीजिए। तो चार्ज कौन सा है, Q1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्टेंस कितना है, A और B पर निकाल लेना, तो A और B की डिस्टेंस देंगे तो R12। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू आ गई।
Q1 चार्ज के कारण निकाला है, B पॉइंट पर तो डिस्टेंस कितना लिया है R12, तो ये आ गया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, Q2 चार्ज को ले आए मान लीजिए, तो Q1 चार्ज को लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। नाउ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम, कहां से लेकर आए हो, इन्फिनिटी से, भैया इन्फिनिटी से लेकर आए हो, तो चलिए देखते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, चलिए बी पॉइंट पर ले आए, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट बी इनटू कौन से चार्ज को लेकर आए हो, Q2 को, तो मल्टीप्लाई करवा दिया सिंपली, जिस भी चार्ज को लेकर आए हैं Q2 से हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर Q3 चार्ज को लेकर आओगे तो Q3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो कौन से चार्ज को लेकर आए हैं, Q2 चार्ज को लेकर आए हैं, तो इससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। वैल्यू कितनी आएगी वर्क डन की, पोटेंशियल कितना है Q1 चार्ज की मल्टीप्लाई Q2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये तो है बीबी की वैल्यू, मल्टीप्लाई करवाया है किससे, Q2 से, तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि हमने पहले वाले डेरिवेशन में यहाँ तक कैलकुलेट किया है, दो चार्जेस के लिए हमने कैलकुलेट किया है, इतना ही आया था ना, तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें Q3 चार्ज को लेकर आना है, क्या लेकर आना है, Q3 चार्ज को लेकर आना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक छोटा सा केस और बढ़ गया हमारे पास, वो केस क्या है कि जब हम Q3 चार्ज को लेकर आएंगे ना इन्फिनिटी से, अब यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, ऑलरेडी दो चार्ज है, Q1 भी है और Q2 भी है, Q1 भी है और Q2 भी है। अब दो चार्ज है तो यहाँ पर देखिए इस Q1 के कारण भी इस पर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इस Q2 चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, दोनों के कारण होगा ना। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी ना C पॉइंट पर, वो Q1 के कारण भी होगी, Q2 के कारण भी होगी, तो जो वर्क डन आएगा ना उसको कौन अफेक्ट करेगा, दोनों ही चार्ज अफेक्ट करेंगे वर्क डन की वैल्यू को, तो दोनों ही चार्ज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अफेक्ट करेंगे। तो जो वर्क डन है वो देखिए कितना आएगा यहाँ पर, तो पहले पोटेंशियल ले लेते हैं हम, तो पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पर देखिए जो टोटल पोटेंशियल आएगा VC के ऊपर, ठीक है, VC के ऊपर, तो जो इसके कारण पोटेंशियल होगा और जो इसके कारण पोटेंशियल होगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो Q1 के कारण कितना पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है ये R13, Q2 के कारण कितना है पोटेंशियल, Q2 डिस्टेंस कितना है, किससे रिप्रेजेंट किया है डिस्टेंस को, R23 से, किससे रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट से, R23 से, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू दीस टू चार्जेस एट पॉइंट C। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो Q1 एंड Q2 के कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कहां पर, पॉइंट C पर। तो अब वर्क डन निकाल सकते हैं पॉइंट C पर Q3 चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अब बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, सिंपली किस चार्ज को लेकर आए हैं, Q3 को लेकर आए हैं, तो जितना पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करवा दें किससे, Q3 से, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। C पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा है, तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम, कहां से लेकर आए हो, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, किस पॉइंट तक लेकर आए हो, पॉइंट C तक लेकर आए हो, इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आना है, पॉइंट C तक लेकर आना है। अब यहाँ पर दो चार्ज प्रेजेंट है, दोनों के साथ के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है C पर, तो इस पर यहाँ पर हम क्या लिया है स्टूडेंट्स, Q3 चार्ज लिया है, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, तो मान लेते हैं W से, यानी C पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, जो पोटेंशियल है किस पर, C पॉइंट पर, किस चार्ज को लेकर आए हो, Q3 चार्ज को लेकर आए हैं, लेकर आए ना Q3 चार्जेस को। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो, VC की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से VC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है R13, Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है R23, और मल्टीप्लाई किससे करवाया है, Q3 से। इतनी बात समझ में आ गई है, वर्क डन आ गया C पॉइंट तक। C पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं प्रोडक्ट,
करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, WC की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R23। तो WC तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्क डन करना पड़ा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन भाई Q2 चार्ज को लाने में कितना किया, Q3 चार्ज को लाने में कितना किया, Q1 चार्ज को लाने में कितना किया। तो इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ऑल दीज चार्जेस, टू ब्रिंग ऑल दीज चार्जेस, ठीक है, ऑल दीज चार्जेस, ठीक है, और सभी चार्जेस को जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, टू ब्रिंग ऑल दीज चार्जेस इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो है हमने कितना वर्क डन किया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो टोटल वर्क डन मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं मान लेता हूं कि WA यानी इस A पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन किया, WB यानी B पॉइंट तक चार्ज Q2 को लाने के लिए कितना वर्क डन किया, और C पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन किया। तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। और यही टोटल वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो देखिए अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं तीनों चार्जेस, तीनों वर्क डन को। तो हमने डिस्कस किया था WA की वैल्यू क्या है, WA की वैल्यू 0 आएगी। क्यों, क्योंकि जब Q1 को लेकर आए थे तो पहले कोई चार्ज ही नहीं था, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो WA की वैल्यू है 0। तो अब WB की वैल्यू क्या आएगी, WB की वैल्यू क्या आई थी याद है, तो टोटल वर्क डन देखिए WA की वैल्यू तो है 0, WB की इसको यहां तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है R12। WC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली, तो यहां पर लिख दो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस R13 प्लस कितना हो जाएगा Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स R23। तो जो ये वर्क डन है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस है, तो इसको मैं यहाँ पर सिंपली यही लिख देता हूँ, 0 पर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो ये वर्क डन आया है ना स्टूडेंट्स, ये वर्क डन ये क्या है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की। तो यही क्या है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की। 3 चार्जेस के सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इस रिजल्ट से हम निकाल सकते हैं। तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए तो कितना वर्क डन करना पड़ा, 0। Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो यहाँ पर Q1 ऑलरेडी पहले से ही था, तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी वैल्यू आई थी B पॉइंट तक लाने के लिए। अब Q3 चार्ज को लेकर आना है, तो अब यहाँ पर 2 चार्ज हैं, तो 2 चार्ज है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। वो हमने कैलकुलेट करके वर्क डन निकाला था, C पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या कर देंगे, टोटल सभी वर्क डन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यही वर्क डन क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।